मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, हमारे घर को छू गया, ये देखो। हाँ, रूस की फ्रंट लाइन टूट रही है और इसका कारण कोई मिसाइल या टैंक नहीं है, बल्कि एक स्विच है। यूक्रेन और स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक रूसी सेना की स्टारलिंक तक पहुंच काट दी है, जिससे उनकी सेना अंधी, बहरी और पंगु हो गई है। हमारे पास हमले की कार्रवाइयों के रद्द होने की रिपोर्टें हैं। कमांडर आपस में संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और सैनिक पुराने रेडियो खरीदने के लिए दान की भीख मांग रहे हैं। आइए देखें यह कैसे हुआ। सबसे बड़ी विडंबना है कि स्टारलिंक पहले से रूस में प्रतिबंधित है। प्रतिबंधों के कारण रूसी इसे खरीद नहीं सकते, अपडेट नहीं कर सकते, या यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो फिर रूसी सैनिक शुरुआत में स्टारलिंक का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे? दरअसल उन्होंने इसके लिए जुगाड़ निकाला। रूसी सेना तीसरे देशों से, जहां प्रतिबंध नहीं थे, स्टारलिंक टर्मिनल खरीद रही थी। वे टर्मिनल सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वीपीएन का उपयोग करते थे और फिर इन्हें कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों में लगाते थे, रूस में नहीं। तकनीकी रूप से वे रूस में स्टारलिंक का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए वे स्टारलिंक की पाबंदियों से बचने में सफल हो गए। यह एक कानूनी खामी थी और 2 साल तक यह तरीका काम करता रहा। इन 2 सालों में रूसी सेना स्टारलिंक कमांड और कंट्रोल यूनिट्स के बीच संचार, फायर कोऑर्डिनेशन, ड्रोन ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से निर्भर हो गई। यह सब एक अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी से जुड़ा हुआ था। उनके पास कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं था। स्पीड और विश्वसनीयता के मामले में स्टारलिंक के करीब कोई भी नहीं था। फिर रूस लालची हो गया। उन्होंने हद से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की। देखिए, युद्ध के ज्यादातर समय में रूस ने संचार के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल किया, जैसे हम इंटरनेट, संदेश, समन्वय और जानकारी साझा करने के लिए करते हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने कुछ अलग करना शुरू कर दिया। उन्होंने लंबी दूरी तक हमला करने वाले ड्रोन पर स्टारलिंक टर्मिनल लगाना शुरू कर दिया। ये ड्रोन यूक्रेनी अपार्टमेंट, किंडरगार्टन और शॉपिंग मॉल्स पर हमला कर रहे हैं। स्टारलिंक अब सिर्फ रूस की लड़ाई में मदद नहीं कर रहा था, बल्कि यह सीधे तौर पर आम नागरिकों पर आतंकवादी हमलों का मार्गदर्शन कर रहा था। और यहीं से बात अजीब हो जाती है। रूस ने 2 हफ्ते पहले एलन मस्क से आतंकियों के लिए स्टारलिंक बंद करने की अपील की थी। सुनिए। रिपोर्ट का मुख्य विषय आतंकवादियों के बढ़ते उपयोग से जुड़ा है। रिपोर्ट में उठाया गया एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आतंकवादी, जिसमें आईएसआईएस भी शामिल है, नई और उभरती तकनीकों का बढ़ता उपयोग कर रहे हैं। दस्तावेज के अनुसार आईएसआईएस जैसी आतंकवादी संगठन मानव रहित हवाई वाहन यूएवी तकनीकों को बेहतर बनाने पर लगातार अधिक जोर दे रही हैं। हालांकि यह केवल उन ड्रोन तक सीमित नहीं है जो टोही, माल ढुलाई या हमले करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आईएसआईएस और उसके सहयोगियों को स्टारलिंक जैसे व्यावसायिक सैटेलाइट संचार टर्मिनल के उपयोग से रोकना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जिन देशों के अधिकार क्षेत्र में संबंधित तकनीकी कंपनियां संचालित होती हैं, वे दूरदर्शिता दिखाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे कि ऐसी तकनीकें आतंकवादियों के हाथों में न जाएं। तकनीक आतंकवादियों के हाथों में। वे यूक्रेन की पहुंच रोकना चाहते थे, लेकिन इससे सबको याद आ गया कि वही लोग सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे थे। रूस एक अहम बात भूल गया। रूस की मुश्किलें बढ़ीं, इसका मतलब यह नहीं कि वह और डूब सकता है। यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने मौका देखा और तुरंत कदम उठाया। आक्रमण की शुरुआत में वे यूक्रेन के डिजिटल मंत्री थे और 2022 में स्पेसएक्स को स्टारलिंक टर्मिनल भेजने के लिए मनाया था। यह फैसला हमले के शुरुआती हफ्तों में यूक्रेन के अस्तित्व के लिए बहुत अहम था। नए रक्षा मंत्री बनने के 1 महीने बाद ही उन्होंने फिर से स्पेसएक्स से कहा कि अनधिकृत टर्मिनल बंद कर दिए जाएं। एलन मस्क ने तुरंत जवाब दिया और उन्होंने सार्वजनिक रूप से जवाब देते हुए कहा, लगता है कि रूस द्वारा स्टारलिंक के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने के लिए जो कदम हमने उठाए थे वे काम कर गए हैं। अगर और कुछ करने की जरूरत हो तो हमें बताएं। स्टारलिंक का कटना रूसी सेना के लिए बड़ा झटका था, मगर यूक्रेन और स्पेसएक्स ने ये कैसे किया और पहले क्यों नहीं किया? दुनिया इस समय बहुत अशांत है। ईरान से लेकर रूस तक हर दिन कोई न कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। आगे बढ़ने का तरीका संगठित रहना है, इसलिए आज की वीडियो एक्स्ट्रा ने स्पॉन्सर की है। सच कहूं तो उनके ट्रैवल वैक्यूम किट ने मेरी सबसे बड़ी ट्रैवल परेशानी हल कर दी है। अब मैं कैरी ऑन में 60% ज़्यादा सामान रख सकता हूं। रिचार्जेबल एयर पंप से मेरी पैकिंग स्पेस 3 गुना हो गई।
अब चेक्ड बैग्स की जरूरत नहीं। जब मैं इंटरव्यूज के बीच भाग दौड़ कर रहा होता हूं तो एक्सटार वॉलेट में एक क्विक एक्सेस बटन है जो मेरी सारी कार्ड्स को तुरंत फैन आउट कर देता है। जब मैं लेट होता हूं तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर कोई दिक्कत नहीं। उनका फाइंडर कार्ड वाकई गेम चेंजर है। मैं अपने वॉलेट को एप्पल फाइंड माई ऐप से ट्रैक करता हूं और 300 फीट दूर से 69 डेसिबल की रिंगर बजा सकता हूं या इसकी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लोकेशन देख सकता हूं। कई शहरों में बहुत कुछ संभालते हुए वॉलेट खोना कोई विकल्प नहीं है। एक्सेटर की वैलेंटाइन डे सेल में 25 फरवरी तक 40% तक की छूट मिल रही है और जब आप कोड बेसिक का इस्तेमाल partnerextracom/business basics पर करेंगे तो आपको उस सेल के ऊपर अतिरिक्त 20% की छूट मिलेगी। यह कोड सीमित समय के लिए है तो जल्दी फायदा उठाएं। इनके पास 100 दिन की मनी बैक गारंटी है, इसलिए कोई जोखिम नहीं है। यह असली में काम करने वाले गियर पर जबरदस्त वैल्यू है। अब यहाँ से हम थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। देखिए, रूस को स्टारलिंक इस्तेमाल करने से रोकने के लिए SPACEX को पूरे यूक्रेन में स्टारलिंक बंद करना पड़ा और यही एक तरह की समस्या थी क्योंकि तब यूक्रेनी सेना भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसका हल वाकई शानदार है। अब स्टारलिंक पूरे यूक्रेन में बंद है। कोई टर्मिनल खुद स्टारलिंक सैटेलाइट्स से नहीं जुड़ता। अब केवल सत्यापित और अधिकृत टर्मिनल ही सैटेलाइट्स तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, इन्हें अधिकृत कौन करता है? यूक्रेनी सरकार। यूक्रेनी सैन्य टर्मिनल अधिकृत हैं और नागरिक टर्मिनल जो वेबसाइट से पंजीकृत हैं जल्द ही अधिकृत होंगे। जो रूसी टर्मिनल तीसरे देशों से लाकर फ्रंट लाइन तक तस्करी किए गए हैं, मुझे लगता है उन्हें जल्दी अधिकृत नहीं किया जाएगा। इस मामले में एक अस्थायी कमी है। कुछ यूक्रेनी नागरिकों को स्टारलिंक टर्मिनल्स में समस्या हो रही है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, अब एक वेबसाइट है जहां वे अपने टर्मिनल की जानकारी जमा कर सकते हैं और अपने उपयोग का कारण बता सकते हैं। और जैसे ही सरकार उनकी पंजीकरण को मंजूरी देती है, स्पेसएक्स एक्सेस को सक्षम कर देगा। यह बहुत जटिल नहीं है, लेकिन यह प्रभावी है। रूस की छूट आखिरकार बंद हो गई है और इसका असर रूसी सेना पर तुरंत और विनाशकारी रहा है। रूसी युद्ध ब्लॉगर्स स्थिति को लगभग गंभीर बता रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं, यह सुनिए। मोर्चे पर सैनिकों की कमान और नियंत्रण लगभग ठप हो गया है। हमला अभियानों को निलंबित कर दिया गया है। यूनिट कमांड सिस्टम कई दिनों से गंभीर बाधाओं का सामना कर रहा है। एलन मस्क की कंपनी ने रूसी पक्ष पर सैटेलाइट संचार के उपयोग पर रोक लगा दी है, जबकि यूक्रेनी सेना को अनुमति मिलने के बाद इसका उपयोग कर रही है। रूसी युद्ध ब्लॉगर्स ही नहीं, टीवी विश्लेषक और प्रचारक भी इस खबर को नहीं स्वीकार पा रहे हैं। बस सुनिए। ट्रंप को मस्क को कॉल करना चाहिए। कभी उनके रिश्ते में खटास आई थी तो शांति से और चुपचाप समझाना चाहिए। होश में आओ। सिर्फ रूसियों के लिए नहीं, स्टारलिंक सबके लिए बंद कर दो। उस आदमी को पेलेंटियर से फोन कर पूछो, क्या तुम अपनी जंग खुद लड़ रहे हो? अगर हां, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। मेरा मतलब है, अगर हम स्टारलिंक बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमला करें तो क्या होगा? अगर हम कक्षा में हमला करें तो ऑर्बिट में क्या होगा? यह चयनात्मक नहीं है। हमारे सैटेलाइट भी जलेंगे, पर उन्हें जाने दो। अगर स्टारलिंक सैटेलाइट तारामंडल को अंतरिक्ष में किसी विस्फोट से नुकसान होता तो क्या कुछ हो जाएगा? तो फिर क्या अमेरिका उसकी रक्षा के लिए आगे आएगा? अगर अमेरिका स्टारलिंक की रक्षा करता है तो इसका मतलब होगा कि वह यूक्रेन में हमारे खिलाफ लड़ रहा है। तो सवाल सीधा है, एलन मस्क अमेरिकी छत्र छाया में रूस से किस हैसियत में लड़ रहे हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से? अगर यह व्यक्तिगत है तो हम एलन मस्क और उनकी संरचनाओं से लड़ सकते हैं। यह बात पेलेंटियर पर भी लागू है। बस यह समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। वे सोचते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि हम डंडे पर वार करते हैं, हाथ पर नहीं। सहमत हैं? यह अजीब है। मान लीजिए यह अजीब है। अब रूस के पास विकल्प हैं, वायर्ड इंटरनेट, वाईफाई या रेडियो, लेकिन ये स्टारलिंक जैसी स्पीड और विश्वसनीयता नहीं देते। और इसके ऊपर स्टारलिंक की 2 साल की सक्रिय तैनाती के बाद रूस ने लगभग सब कुछ एक अमेरिकी कंपनी से जोड़ दिया। कमांड कंट्रोल, संचार, फायर, कोऑर्डिनेशन, ड्रोन डेटा
सब कुछ। कुछ विश्लेषकों के अनुसार रूस अब युद्ध तकनीक में 2 से 3 साल पीछे हो गया है और यह सब एक रात में हुआ। फ्रंट लाइन पर रूसी सैनिक अपना आपा खो रहे हैं और इंटरनेट न होने से बोर हो रहे हैं। हमारे पास एक रूसी सैनिक का क्लिप है, लेकिन उस क्लिप पर जाने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाने की एक छोटी सी याद दिला दूं। जब हम रूसी सेना पर कुछ कवर करते हैं तो कुछ बॉट्स हमारे वीडियो को नापसंद करते हैं, जिससे वह दब जाता है। आपकी सब्सक्राइब मददगार है। अब यह क्लिप देखिए। एक ही रात में हम पूरी तरह से पत्थर युग में चले गए। ये वीडियो मैं तभी अपलोड करूंगा जब सक्षम होऊंगा। अगर हुआ तो एलन मस्क ने साहसपूर्वक और पूरी तरह से पूरी दुनिया में हर जगह इंटरनेट बंद कर दिया है। अब सिर्फ वे लोग स्टारलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी सही से सत्यापित करते हैं। मेरी समझ में यूक्रेन के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। 4 फरवरी को आधी रात तक हमारे पास अभी भी इंटरनेट एक्सेस था और अब 5 तारीख को आधी रात से ही नहीं है। वो वहां बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं है। वो कनेक्ट करना चाहता है लेकिन जिद्दी सिग्नल कनेक्शन नहीं होने देता। मुझे ठीक से याद नहीं कि वहां क्या लिखा है, पर फर्क नहीं पड़ता। वहां बिल्कुल इंटरनेट नहीं है, जरा सा भी नहीं। 10 मार्च को डिमोबिलाइजेशन आज 5 फरवरी है। मैं यहां लगभग पूरी तरह से पागल हो रहा हूं। हम उनके खिलाफ सही से ट्रेनिंग या ड्रिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिग्नल नहीं है। हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है ताकि मिसाइलों को कोऑर्डिनेट कर सकें। हमारे पास नहीं है हमारी सारी रॉकेट्स। अब असली मैसेज या जो क्लिप उसने टिकटॉक पर पोस्ट की थी, वो असल में आपने जो देखा उससे काफ़ी लंबी है, लेकिन उसका मुख्य विश्लेषण सीधा था। उसे नहीं पता स्टारलिंक के बिना कैसे रहे। वो गुस्से में है और सर्विस खत्म होने का इंतजार कर रहा है। वही सवाल पूछ रहा है जो कई रूसी अभी पूछ रहे हैं। अगर रूस इतनी बड़ी महाशक्ति है तो वे अपनी जंग लड़ने के लिए विदेशी तकनीक पर क्यों निर्भर हैं? एक रूसी टेलीग्राम चैनल ने यह साफ कहा है, हम नेटो के उपकरणों के बिना लड़ रहे हैं, इसलिए हालात मुश्किल हैं। कृपया कप और मनोचिकित्सकों के लिए दान करें। वे रूसी जनता से रेडियो ब्रिज और स्टेशन खरीदने के लिए पैसे मांग रहे हैं। उनकी महाशक्ति सेना की हालत यही रह गई है। और फिर यह सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, रूस का अपना सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम क्यों नहीं है? खैर, एक रूसी टीवी विश्लेषक ने वास्तव में इसे समझाने की कोशिश की और वह इसे काफी अच्छे से समझाते हैं। सुनिए। हम अपनी तकनीकी स्थिति बनाए रखेंगे जैसा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, और मुझे लगता है हम इसमें सफल होंगे। हमारा क्या? आपने अंतरिक्ष से शुरुआत की, तो हमारा अंतरिक्ष में तकनीकी स्तर क्या है? अरे नहीं, मैं सामान्य रूप से रॉकेट्स की बात कर रहा हूं। अमेरिकी विश्लेषक भी रॉकेट्स का विश्लेषण करते हैं तो यह बहुत महंगा होता है ना? अंतरिक्ष एक महंगा कार्यक्रम है, लेकिन इसकी कमजोरी यह है कि आप इसके जवाब में सस्ती रॉकेट तकनीकें विकसित कर सकते हैं जो इसे पार कर सकती हैं। तकनीकें, हाँ, जो वैसे ये भी रीगन के समय में माना गया था, तो ये सस्ता है, बहुत सस्ता। शायद मुझे कुछ नहीं पता, बाकी सब पक्का है। क्या हमारे पास स्टारलिंक जैसी कवरेज वाला खुद का ब्रॉडबैंड है जो स्टारलिंक जैसी कवरेज देते हैं? जैसे OneWeb? नहीं। क्या हमारे पास कई हजार लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का समूह है? लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का समूह? क्या हम अब तैयार हैं? क्या हम ऐसे विकल्प दिखा सकते हैं जो बाहर से बुरान शटल्स जैसे दिखते हैं जिन्हें सोवियत संघ में दफनाया गया था जबकि बोइंग्स उड़ रहे हैं? क्या हमने रियूजेबल स्टेजेस तकनीक में महारत हासिल की है? तो जब हम हाँ कहते हैं तो शायद लेफ्टी की तरह काम कर सकते हैं। हमें पिस्सू दो, हम उससे तोड़ देंगे। लेकिन क्या हम पिस्सू बना सकते हैं? हम पिस्सू बना सकते हैं। मुझे लगता है हम बना सकते हैं। मैं इसे अभी नहीं देखता क्योंकि ये चाहत नहीं बल्कि राज्य नीति और निवेश का सवाल है। बहुत समय से 80 के दशक के अंत से हम अंतरिक्ष में शायद ही शामिल हुए हैं। अब असल में ये वे समस्याएं हैं जिन्हें राज्य स्तर पर हल करने की जरूरत है। इसका समाधान वहीं करना होगा। अब कुछ युवा प्रतिभाशाली लड़के रोस्कोस्मोस टीम में शामिल हुए हैं। वहां एक खास प्रोजेक्ट है जिसे ब्यूरो कहा जाता है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए आपको भारी निवेश की जरूरत होती है। अगर हमारे निजी उद्यमी योग्य परियोजनाओं की बजाय कोर्शावेल में छुट्टियां मनाना पसंद करते हैं। योग्य परियोजनाओं पर? आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।